देहरादून से खबर है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का एक बार फिर बढ़ा कार्यकाल। आपको बता दें कि 6 महीने के लिए फिर मिला सेवा विस्तार। इससे पहले भी उनको 6 महीने के लिए दिया गया था सेवा विस्तार। 31 जनवरी 2024 में होना था मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवानिवृत्त। उसी समय बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार। एक बार फिर से 6 महीने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्य का विस्तार बढ़ाया गया है। तो राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए एक बार फिर कार्यकाल को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के लिए निवासियों के लिए जमीन खरीदने के नियमों को कड़ा कर दिया है। राज्य में भूमि की बढ़ती मांग और बाहरी निवेशकों की ओर से कृषि और बागवानी के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि की खरीद पर सख्ती लगा दी है, पाबंदियां लगा दी गई है। यह कदम राज्य के पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। गैर कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी केवल आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कुछ सीमाएं और शर्तें लागू होती है। अधिकतर मामलों में बाहरी निवासियों के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति होती है। इससे बड़ी जमीन खरीदने के लिए विशेष प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होती है और भूमि का उपयोग केवल आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य। केदारनाथ विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी को बहुत तेज कर रखा है। वहीं अभी तक दोनों ही दलों में से प्रत्याशी कौन होंगे भले ही यह तय नहीं हो पाया है। बावजूद उसके दोनों ही दलों के बड़े नेता लगातार केदारनाथ विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। वहीं भाजपा के केदारनाथ में 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप रखी है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने हार मान ली है, इसलिए 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रखा है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को जो सोचना है, जो बोलना है बोलने दो, हम केदारनाथ और चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग अपने जो हमारी रणनीति है, हम लोग उसके हिसाब से चुनाव लड़ने के जब घोषणा होगी हम लड़ने की स्थिति में होंगे। और ये भी आप जानते हैं कि विधायिका हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी केदारनाथ से, तो सीट हमारी है। हम लोग जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी विधायिका ने उस दौरान वहाँ पे काम किए हैं, जो आज हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार केदारनाथ के बारे में आप जानते हैं किस प्रकार से काम हुए हैं, तो उसके उपरांत में एक ही बात कर सकता हूँ, जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां हैं। वहीं जब हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर हैं जो मलिन बस्तियों में बसे हुए हैं। वहीं अब जल्द ही मलिन बस्तियों को हटाने की कार्रवाई सरकार फिर से शुरू कर सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि एनजीटी की आड़ में किसी भी मलिन बस्ती को नहीं हटाना चाहिए। उन लोगों की इसमें क्या गलती है जो वहाँ रह रहे हैं।
बनते ही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब कुछ बना है, उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया, जब ये बस रहे थे तब ध्यान क्यों नहीं दिया, और आज एनजीटी की आड़ में उजाड़ रहे। तो मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस के जो अधिकारियों के यहाँ क्वार्टर्स बने हैं, जो बंगले बने हैं, वो भी उसी जद में आते हैं। हमारा विधानसभा उसी जद में है, कई लोगों के रिजॉर्ट्स हैं, उनको भी देखें ना, तो वो भी देखें। और गरीब को उजाड़ने से पहले आप क्यों एक बड़ी एरिया देखकर उनको ज़मीनें अलॉट करके या उनको मल्टी स्टोरीड जो है जो जिस तरीके के छोटे क्वार्टर्स बनते हैं वो बना के क्यों नहीं उनको अलॉट करते हैं। उनसे चाहे आप मंथली जिस तरीके से बैंक करता है उस तरीके से कोई व्यवस्था करिए, 400-500 रुपये आप किराया लेकर फिर कुछ सालों बाद उन्हीं की उस प्रॉपर्टी को कर दीजिए। तो इस तरीके की कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहारा ने प्रदेश के मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, करण माहारा ने सतपाल महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि महाराज ने केदारनाथ में सोना चोरी मामले में जांच की रिपोर्ट पढ़ने की बात कही थी, लेकिन जिस मंत्री ने पिछले 1 साल से रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, वह क्या काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव में जो चीज़ें चली, पिछले बार लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिए गए, भर्तियों को लेकर कई विवाद उठे, वो आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ, ना कोई जांच बैठी है। और हालात यही हैं। और वो लगातार कुछ विज्ञप्ति, कभी कुछ। अभी एक जो एलटी और उसको लेकर, संबर को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो बहुत गंभीर है। उसमें कई लोगों के हक मारे जाएंगे, और ऐसे लोग जो बाहर से बड़ी डिग्रीज लेके आ रहे हैं उन लोगों के प्रमोशन हो जाएंगे, हमारे लोगों के प्रमोशन के रास्ते रुक गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पार्ट में लक्यूना में हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी के कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए बयान से संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सपा सांसद के बयान को निंदनीय बताते हुए उन्हें साधु संतों से माफ़ी मांगने की नसीहत दी है। तो वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है और एक सांसद को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कुंभ मेला विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है, इस तरह के बयानों से कुंभ और साधु संतों की छवि खराब होती है। को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है, और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो हैं, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप में बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। और मैं ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे संत हैं, उनसे मांग करता हूं कि उनके इस बयान के ऊपर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अपने आप में एक ऐसा पर्व है जहां दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर है, और उसमें इस प्रकार साधुओं के ऊपर आक्षेप लगाना कि सभी साधु गांजा पीते हैं, ये बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। इस प्रकार के आरोपों से उनको बचना चाहिए और जल्दी ही उनको साधु समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पर लक्सर के एक रेस्टोरेंट में अचानक एक जहरीला रसल वाइपर सांप आ गया, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि सांप का सही समय पर रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फिल्म संसाधन निर्देशिका बना रही है। आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है या फिर होने वाली है। साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद नई नीति पर काम कर रही है। इस संबंध में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी और उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो, इसके साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण में भी भारी सब्सिडी दी जाए, इसके लिए पूरा काम किया जा रहा है। नीति है वो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ऐसा ही बनाया कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और उस फिल्म की शूटिंग्स हो, और जो सब्सिडी थी वो लगभग 2 गुना बढ़ाई हम लोगों ने, चाहे फीचर फिल्मों की हो, चाहे जो स्थानीय भाषा की फिल्मों की हो। साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों को अगर कोई अपना योगदान देता है या जहाँ पर फिल्म शूट हो रही है अगर उस स्थान को स्क्रीन पर दिखाता है, तो उन सब प्रावधानों के लिए भी हमने अलग से उनको सब्सिडी की व्यवस्था की है, ताकि उत्तराखंड की जो जगह है अधिक से अधिक दिखे और पर्यटन को विकास मिले
साथ ही साथ स्थानीय जो हमारे पर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर जगजीतपुर की सड़कों पर आए दिन जंगली हाथियों की मॉर्निंग वॉक देखने को मिल रही है। लोगों को अक्सर हाथियों का झुंड आबादी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को हमेशा ही खतरा बना रहता है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर मां नैना देवी मंदिर में 68वां दुर्गा पूजा महोत्सव 8 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, जिसमें समिति सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है और दुर्गा पूजा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। साथ ही यहां मां नैना देवी मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे 5वें राज्य ओलंपिक खेल 2024 का विधिवत समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत रहे। खेल समापन की बेला पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में खेल का स्वर्ण युग चल रहा है। सरकार खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधा मुहैया कराने के साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवा में भी लाभ दे रही है। ट्रांजिट कैंप में नाना के घर आए 3 साल के बच्चे के निर्माणाधीन मकान में बने पीट में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने मकान स्वामी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना ट्रांजिट कैंप प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की ओर से तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का एक बार फिर बढ़ा कार्यकाल। 6 महीने के लिए फिर मिला सेवा विस्तार। इससे पहले भी उनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। 31 जनवरी 2024 में होना था मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवानिवृत्त। आपको बता दें कि उसी समय उनका 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। एक बार फिर 6 महीने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया है।